नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल स्टोरी में। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज कमला जी अकेले अपने कमरे में लेटी हुई थी। वो सोचती है कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो बहू मुझसे ऐसा गलत बर्ताव करती है। मैं तो बहू को कुछ कहती भी नहीं हूँ। वो जब से आई है तब से वो मुझे जली कटी सुनाती रहती है। बेटा तो पहले ही मुझे जली कटी सुना दिया करता था, लेकिन बहू के आने से अब वो और भी गलत बर्ताव करता है, क्योंकि बहू मेरे बेटे कुणाल को मेरे खिलाफ भड़काया करती है। ये सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो बहू जोर जोर से चिल्लाती है कि माँ जी, क्या आपको आज उठना नहीं है? ऐसे घोड़े बेचकर सोती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? तभी उनका बेटा आता है और कहता है, माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना, क्योंकि आपके हाथों का बना हुआ खाना, खास करके पनीर की सब्जी, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। वो कहते थे कि तुम्हारी माँ के हाथों में जादू है, इसलिए वो सब यहाँ आ रहे हैं। तब कमला जी बोली, कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? माँ की कांपती हुई आवाज़ सुनते ही कुणाल को गुस्सा आ गया और रूखे स्वर में बोला, पहले तो आप ये कांपना बंद कीजिए। जब आपको पता है कि आपको शुगर की बीमारी है तो परहेज क्यों नहीं करती हो? दिन भर उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब करती रहती हो, जिसके कारण मुझे परेशानी होती है और इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन आपको कितना भी बोलो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुणाल गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी सीमा को तो मौका ही मिल गया अपनी सास पर भड़कने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ कि मीठा कम खाया करो, जिसके कारण आपको परेशानी होती है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर आपके साथ अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर कमला जी बोली, बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए, लेकिन तुम दोनों हो कि सुनते ही नहीं हो और अब मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। फिर कुणाल बोला, ठीक है माँ, आज सीमा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी। कुणाल ने कहा तो सीमा उसके विपरीत बोली, अरे कुछ नहीं है, माँ जी का शुगर केवल उनकी चटोरी जुबान की वजह से बढ़ा है। स्वाद स्वाद में कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती हैं और फिर कांपती रहती है। दिन भर उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगी तो शुगर नॉर्मल हो जाएगा। कुणाल ने भी अपनी पत्नी सीमा की बात पर सहमति जताई और उससे कहा, दोपहर को मेरा एक जरूरी पार्सल घर पर आने वाला है, वो लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे, तुम बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर सीमा हैरान होते हुए बोली, अरे मैं कैसे बनाऊंगी मेहमानों के लिए खाना? मुझे तो आज अपनी सहेली के साथ घूमने जाना है और फिर शाम को मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी में भी जाना है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे सीमा, अपनी बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रखना और माँ से पनीर की रेसिपी पूछ लेना। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कुणाल तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन सीमा की भौहें चढ़ गई। पति के ऑफिस जाने के बाद वो अपनी सास पर चिल्लाने लगी, कोई काम ना करना पड़े इसलिए आप बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। आपकी सब चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। आपको और कुछ काम तो है नहीं तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हो, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हो। थोड़ा काम कर लेती तो मर थोड़ी ना जाती। अपने लिए ऐसी गलत बातें सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी सांस भी अब लगातार फूल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वो अपने कमरे में चली गई। चिल्लाती हुई सीमा ने जैसे तैसे डिनर तो बना दिया। फिर शाम को कुणाल के दोस्त आए और थोड़ी देर उन लोगों ने बातें की और फिर डिनर किया। लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों को बहू ने वैसे ही छोड़ दिया था
जो बहुत ज़्यादा थे। अगले दिन सुबह कमला जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा कि बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही सीमा बोली, माँ जी थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, धोकर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना, हम लोग देर से आएंगे। कुणाल ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये कमला जी को भी नहीं पता था और ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटा बहू कभी बताते थे। कमला जी ने रसोई में जाकर देखा तो झूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर था। जैसे तैसे हिम्मत करके सारे बर्तन साफ किए और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और लेटे लेटे अपने अतीत के गलियारों में खो गई। सब पुरानी बातें उनके दिमाग में घूमने लग गई। 10 साल पहले ही कमला जी बड़ी खुशी से सीमा को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। वो तो उसे अपनी बेटी ही समझती थी, पर सीमा ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और कुणाल को भी अपने काबू में कर लिया। कुणाल पहले ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर सीमा ने पूरी कर दी। सीमा पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वही कमला जी की स्थिति घर में रखे पुराने सामान जैसी थी। जब बेटा ही उनकी कदर नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। कुणाल सीमा के सामने ही कमला जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण सीमा और सिर चढ़ गई थी। अब इस घर में वही होता जो उनकी बहू सीमा कहती। सीमा के आने से पहले कमला जी ने नौकरानी लगाई हुई थी जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी, क्योंकि उनसे इतना काम नहीं बनता था। उनकी तबीयत खराब रहती थी। परंतु सीमा ने आते ही घर अपने हाथ में ले लिया और नौकरानी को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि नौकरानी को पैसे देना बेकार है जब घर में सासू माँ बैठी रहती है। इस उम्र में हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना जल्दी ही खटिया में पड़ जाएगी तो सेवा कौन करेगा। ऐसा कहकर वो हमेशा अपनी सास को काम पर लगा देती। कमला जी ये सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों बेटे और बहू घर आए। कमला जी ने दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन जैसे ही वो लोग खाना खाने बैठे तो कुणाल चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया है? दाल तो एकदम पानी जैसी बना दी है, तड़का लगाना भूल गई क्या? इतना फीका खाना तो मरीजों को भी नहीं दिया जाता। माँ, आपको खाना बनाना भी ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना काम किस लिए कर रहा हूँ? ये बेकार खाना खाने के लिए? ऐसा कहते हुए कुणाल डाइनिंग टेबल से उठ गया और सीमा से बोला, चलो अब हम बाहर से ही खाकर आते हैं। तब वो सभी बाहर खाना खाने चले जाते हैं। कमला जी कुछ भी नहीं बोल पाई और बस खड़े खड़े उनको जाते हुए देखती रह गई। अब बेचारी कमला जी वहीं खाना खाकर सो जाती है। जब बेटे और बहू घर आते हैं तब घर का गेट खटखटाते हैं, पर उसे कोई नहीं खोलता। तभी सीमा को याद आता है कि दूसरी चाबी तो उसके पास ही है। वो उस चाबी से खोलकर अंदर आ जाते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इतने में कमला जी की नींद खुली और वो पानी लेने के लिए किचन में गई। तब उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुणाल और सीमा के कमरे के पास रुक गई। उन्होंने जो सुना उसे सुनकर वो अंदर तक हिल गई। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि वो सीमा को क्या कहती। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करे। यूं ही दिन बीतते गए। कमला जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। कुणाल माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करने के बाद पता चला कि लगातार शुगर बढ़ा होने के कारण उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और इनका इलाज लंबा चलेगा। तो कुणाल ने उन्हें एडमिट करवा दिया और कमला जी का इलाज शुरू किया गया।
कुछ दिन तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज़्यादा खर्च के कारण कुणाल दवा लेने में आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी, लेकिन जब भी अपने बेटे से दवाई दिलवाने को कहती तो वो हमेशा की तरह बिजी होने का नाटक करता, और बहू को तो वैसे भी उनकी तबीयत से कोई लेना देना था ही नहीं। उसे तो केवल अपने ऐशो आराम की ही फिक्र थी। कमला जी की जिंदगी शुरू से ही परेशानी वाली थी। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी कमला जी को हमेशा ही अपशुगनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी कि कमला अपने पीछे 4 बहनें और ले आई है। सारी बहनों के जन्म पर दादी कहती, आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का दिल जलता रहता था, और वो चाहती थी कि सभी जल्द से जल्द अपने घर चली जाए और उन्हें उनसे मुक्ति मिल जाए। कमला जी का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन ये सपना तो उनका सपना ही बनकर रह गया। पैसों की कमी के कारण कमला जी को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं गया, और माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कमला जी को उम्मीद जगी कि शायद ससुराल जाकर पति के राज में पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन वहाँ भी किस्मत फूटी ही निकली। दहेज तो था नहीं, तो कमला से 2 दुगनी उम्र के विधुर आदमी के साथ शादी करा दिया गया। कमला जब शादी करके पहली बार घर आई तो देखा कि घर और कारोबार पर तो उनके जेठ और जेठानी का ही राज चलता था। उनका तो सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाता था। जेठानी भी कमला को दबाकर रखती थी। कमला जी की ससुराल में हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। कमला जी के पति को उनकी हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा कमाकर लेकर आता था तो जुए और शराब में उड़ा देता था, लेकिन कमला जी को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद कमला जी ने अपने बेटे कुणाल को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही कमला जी के ससुर की मृत्यु हो गई, तो कुणाल के पिता को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, जिससे कुणाल के पिता रोज रात को शराब पीकर आने लगे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी, और आंत खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कमला जी तो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। अब कमला जी एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। अब उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब कमला जी ने घर में हिस्सा मांगा तो उसके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे उसके बेटे कुणाल के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, परंतु क्या करती, पेट का सवाल था, तो लोगों के घरों में काम करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक स्कूल में आया जी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया, और कुणाल को भी उसी स्कूल में दाखिला करवा दिया, जहां उसकी फीस माफ़ कर दी गई। अब कमला जी अपने बेटे का पालन पोषण अच्छे से करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वो ठीक था, लेकिन उसमें उसके पिता की कुछ आदत थी। पिता की तरह गुस्सा और गाली गलौज करना उसका रोज का काम था। कमला जी अपने बेटे को कई बार समझाती, पर वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में कुणाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और अच्छी सैलरी मिलने लगी। इस बीच वो एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम सीमा था, और उसी से शादी करना चाहता था। जब ये बात उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ये जानकर बहुत खुश हो गई। तब उन्होंने अपने बेटे की शादी सीमा से करा दी, और कुणाल ने शहर में एक फ्लैट लिया। वो कमला जी को अपने साथ तो रखता था, परंतु कभी उनसे प्यार से बात नहीं करता था, कभी उनका हाल चाल नहीं पूछता था। कमला जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। उनका बेटा उनसे ढंग से बात तो नहीं करता था,
पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। इसी में कमला जी संतुष्ट रह जाती। लेकिन सीमा के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। वो अपने घर परिवार में खुश थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब कमला जी की तबीयत पहले से और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। उनसे जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत खराब लगती तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास का ऐसे पड़े रहना बहू सीमा को बहुत दिक्कत होती थी। उसे लगता था कि कमला जी उसके साथ रहकर केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही है। फिर एक दिन उसके शैतानी दिमाग में आइडिया आया। वो सोचने लगी कि अब उसकी सास उसके काम की तो रही नहीं, बस दिन भर बिस्तर ही तोड़ती रहती है। जितने में बुढ़िया की दवाई आती है उतने में तो एक नौकरानी रख लेती। फिर क्या था, खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में आए तो सीमा ने अपने पति से कहा, आपको तो पता है कि मेरी बहन का एडमिशन इसी शहर में हो गया है, तो मैंने उसे कह दिया है कि अब वो हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। तुम अपनी माँ का कहीं और इंतजाम कर दो। अब इतने से घर में हम सबको नहीं रख सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन पड़ी ही रहती है, उनसे बच्चों को भी परेशानी होती है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। बेकार ही एक कमरा लेकर रखा है। आपकी माँ का कमरा खाली होगा तो मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर कुणाल बोला, सीमा तुम होश में तो हो, तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो। हम माँ को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं, उनका भी तो कुछ सोचो। फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर सीमा बोली, कुणाल अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती है, घर का काम भी नहीं करती, उनकी दवाइयों का खर्चा कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर से हटेगा तो मैं नौकरानी रख लूँगी। मुझसे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरे को लेकर रखा है। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। अब मैंने फैसला कर लिया है। तुम कल ही माँ जी को अपना सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। ठीक है सीमा, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। कमला जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रहे थे। ये बातें सुनकर उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा और कमला जी सोचने लगी, क्यों चली जाऊं? क्या मेरे बेटे का घर मेरा घर नहीं है? और बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मेरा कमरा लिए बैठी है? इतनी तकलीफ सहन करके ही बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, खुद दुखों से भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आँच नहीं आने दी। बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सिर पर ये छत है तो केवल मेरी बदौलत। और आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरे त्याग और तपस्या का क्या यही फल मिल रहा है मुझे? बेचारी कमला जी सोचती कि अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन कमला जी की आंखों में नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में बेड पर बैठी रही, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनको रह रहकर यही ख्याल आता कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या ज़रूरत है? मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और फिर से उनकी सांसें फूलने लगी। सोचा
कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा, अब वो बेटा अपना रहा कहाँ है। अगले दिन जब कुणाल और सीमा सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो अभी उठी ही नहीं। बहू सीमा तो यही सोचकर रास्ता देख रही थी कि कब माँ जी उठे और कब उनसे वृद्धाश्रम भेजने की बात करे। लेकिन सीमा हैरान थी कि आखिर अब तक माँ जी उठी क्यों नहीं। 1 घंटा बीतने के बाद भी कमरे से बाहर नहीं निकली तो कुणाल और सीमा ने कमला जी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। लेकिन ये क्या, माँ तो वहाँ थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे कि आखिर माँ हमें बिना बताए जा कहाँ सकती है। इतने में कुणाल की नज़र माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। चिट्ठी को देखते ही कुणाल उसे उठा लेता है और जल्दी से खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे कुणाल, हमेशा सुखी रहो। मेरा बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के बावजूद भी न जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआएं ही निकल रही है। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम इतने पराये कैसे हो गए, ये बात समझ पाना शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। न जाने क्यों एक माँ बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो, वो सब तो मैंने रात को ही सुन लिया था। लेकिन मुझे मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे बितानी है, इस बात का फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जिसे उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा है कि मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सिर पर बड़ा सा बोझ भी खत्म हो जाएगा और तुम लोग सुख चैन से जी सकोगे। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागी माँ। पत्थर पढ़कर 2 पल के लिए कुणाल के आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद सीमा की बहन प्रिया भी घर पहुंच गई। फिर घर का माहौल ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात तक कुणाल और सीमा माँ जी को भूल चुके थे। घर में पार्टी जैसा माहौल बन गया। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में लग गए। कमला जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई। 1 दिन पहले ही कमला जी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाई खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपने से छोटी बहन को फ़ोन लगाया और उसे अपने मायके वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी सालों से वो घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी तो कौन। माँ पिताजी तो काफ़ी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का कोई भाई था नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। कमला जी की बातों में परेशानी की झलक को जानकर उनकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। कमला जी भी सीधी अपने मायके वाले गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था तो कमला जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी चारों बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सब लोग इकट्ठे हुए तो कमला जी ने सबके सामने अपनी हालत के बारे में बता दिया। सभी बहनों ने उनसे कहा कि आप हमारे घर आ जाए, परंतु सब अपने ससुराल में थी, तो कमला जी के लिए किसी के यहाँ जाकर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने पिताजी का खेत कमला दीदी को उपहार में दे दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और थोड़ी नगद धन राशि भी दे दी। कमला जी ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ले लिया, लेकिन साथ ही ये वादा भी किया कि भविष्य में वो उनके पैसे वापस लौटा देगी। परंतु देखा जाए तो चारों बहनों के लिए ये भी घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था।
जहाँ चारों बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थी। समय के साथ साथ कमला जी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो चुकी थी। कमला जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती की अच्छी जानकारी भी थी, तो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए तरीके से खेती की और कुछ ही महीनों में खेतों में फसलें हलहलाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नगद धन राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते कमला जी एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसलिए वो अपनी जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनके समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाज सेवाएं संस्थाएं भी आगे आकर उन्हें सहयोग करने लगी। अब कमला जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ भूलकर फिर से पूरे जोश के साथ जुट जाती। उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं बनने दिया था। उन्होंने अपने घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय और एक कुटीर उद्योग खोला, जहां गांव की लड़कियां और महिलाओं को काम मिल सके, ताकि गांव की लड़कियां और महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर ना रहना पड़े। वो नहीं चाहती थी कि शिक्षा और पैसे के अभाव में जो सब उन्हें झेलना पड़ा, ऐसे उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। इसलिए उन्होंने गांव की सभी गरीब लड़कियों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी तैयार किया। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने की जो सालों पुरानी इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 सालों के अंदर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली कमला जी आज एक सम्मानित महिला के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिखाए। उन्हें कई संस्थाओं से भी सम्मानित किया गया और सहयोग दिया। जगह जगह पर उनके कारनामों की चर्चा होने लगी। गांव के सभी लोगों के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी थी। एक दिन जब कुणाल ने सुबह मोबाइल चलाया तो अपनी मां की वीडियो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो उसने सीमा को बताया। इस पर सीमा कुणाल को कहने लगी, सुनिए जी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वो अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो किसे देंगी? आखिर उनकी प्रॉपर्टी पर हक तो हमारा ही बनता है। वो तुरंत दोनों रवाना हो गए। जैसे ही उनके घर पहुंचे तो नौकर ने बताया कि कमला जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई है, थोड़ी देर में आती होगी। माँ का इंतजार करते करते कुणाल और सीमा घर के बाहर निकलकर खेतों में देखने लगे। हरी हरी फसलें खेतों में लहरा रही थी। वे दोनों भी ये देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच ही रहे थे, कुणाल के कानों में तेज हॉर्न की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो कुणाल और सीमा की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उनकी माँ कमला जी कार चलाकर घर लौट रही थी। सीमा भी देखकर हैरान थी कि वो बेचारी सी कमला जी, जो कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, वही कमला जी आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी है। उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो कमला जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? तभी माँ के चरण स्पर्श करते हुए कुणाल ने कहा, माँ, हम आपको घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। आपके जाने के बाद हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से आप गई है मेरे दिल का तो सुकून ही जैसे ख़त्म हो गया।
हम दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा है माँ। अब आप अनजान लोगों के साथ नहीं रहेगी, अपने घर अपने परिवार के लोगों के साथ रहेगी। अपनी खेती आप मेरे हवाले कर दीजिए, ये जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, अब ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुणाल का साथ देने के लिए सीमा भी बोली, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। कमला जी, जो अपने बेटे और बहू को अच्छे तरीके से जानती थी, उनके लालच को तुरंत पहचान गई और सख्त लहजों में बोली, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वो इन असहाय और गरीब लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वे लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं आत्मनिर्भर महिला हूँ, अपने बेटे बहू पर बोझ नहीं हूँ, अपनी इस जिंदगी में बेहद खुश हूँ। जो अपमान मुझे तुम्हारे साथ रहकर मिला, वो अपमान तो दरअसल मेरे लिए वरदान था। सच कहूँ तो मुझे जिंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ आया। बेटा, अब तो मुझे ये सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई। अब मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। अब ये लोग ही मेरा परिवार है। और जहाँ तक रही बात संपत्ति की, तो मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए कमला जी ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और कहा, अरे मोहन, मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मुझे न्यू ईयर पार्टी के लिए जाना है, सुबह तक वापस आ जाऊंगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए कमला जी अपनी कार लेकर निकल पड़ी। कुणाल और सीमा हैरानी से कार में जाती हुई अपनी माँ को देखते ही रह गए। आज उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन हाथ मलने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा नहीं था और अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। अब कमला जी की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते उनके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना सब हो रहा था। लेकिन बेटे और बहू इसके विपरीत दिन प्रतिदिन उनकी हालत बदतर होती जा रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो या फिर आप चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।